जी नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने परिवार आईडी एग्जाम में स्वागत है। तो कैसे हैं आप सभी के सभी। उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि डेली शाम को हम 6 बजे यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी का प्रैक्टिस सेट पे डिस्कस करते हैं और आज आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 11 है। तो दोस्तों चलिए क्लास को कंटिन्यू करते हैं और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी दबा दें। और यह प्रैक्टिस सेट आपका रुक्मणी पब्लिकेशन का है। तो चलिए दोस्तों क्लास को कंटिन्यू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, अगर इस क्लास की आप पीडीएफ भी चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ करके इस क्लास की पीडीएफ भी आप प्राप्त कर सकते हैं। तो क्वेश्चन है, प्रशासन के क्षेत्र में निम्न में से कौन सी इल्तुतमिश की देन है। तो प्रशासन के क्षेत्र में इल्तुतमिश की देन इक्तादारी व्यवस्था, मुद्रा प्रणाली, सैन्य संगठन, ये सभी के सभी इल्तुतमिश की देन है। तो राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी के सभी जो है इल्तुतमिश द्वारा ये अपने शासनकाल में चलाए गए थे। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, अकबर के शासन में महाभारत की फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था, वह किस नाम से जाना जाता है। तो जो अकबर के समय में महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था उसे रजनामा के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। और बात करें दोस्तों, रजनामा का अर्थ युद्ध की पुस्तक होता है, तो साथ ही इसको भी याद रखिएगा। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक के प्रसिद्ध गायत्री मंत्र का संबंध किस देवता से है। तो बताइए भाई यहाँ से राइट आंसर कौन सा हो जाएगा इन चारों में से। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। सावित्री से जो है गायत्री मंत्र का संबंध है। और बात करें दोस्तों, ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंडल का उल्लेख है। और साथ ही बता दें कि इसमें इंद्र को प्रमुख देवता माना जाता था। ऋग्वेद में इंद्र को जो है प्रमुख देवता के रूप में माना जाता था। और ऋग्वेद की सबसे पवित्र नदी जो है आपकी सरस्वती नदी मानी जाती थी। तो ये सभी के सभी याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध गाथाओं में हाथी प्रतीक है। तो बौद्ध गाथाओं में जो है हाथी आपका बुद्ध के जन्म से का प्रतीक है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। और बात करें दोस्तों, बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध हैं। तो ये भी याद रखिएगा, कभी कभी पूछ लेता है कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है। तो बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध हैं। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन कह रहा है, पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में मराठाओं की सेना का औपचारिक संचालन किसने किया था। तो विश्वासराव के द्वारा जो है मराठाओं की सेना का औपचारिक रूप से संचालन किया गया था। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रमानुसार लिखिए। तो इन घटनाओं को जो है सबसे पहले कौन सी घटना हुई है उसको लिखना है, फिर उसके बाद कौन सी हुई है, ऐसे आपको क्रम वाइज लिखना है। तो अगर बात करें दोस्तों मार्ले मिंटो सुधार की, तो ये आपका जो है 1919 में हुआ है। 1919 में मार्ले मिंटो सुधार हुआ है। फिर इसके बाद बात करें क्रिप्स मिशन की, तो ये आपका 1942 में हुआ है। क्रिप्स मिशन आपका 1942 में। फिर इसके बाद अगर कैबिनेट मिशन की बात करें तो कैबिनेट मिशन भैया आपका 1946 में भारत आया था। और अगर बात करें माउंटेन चेम्सफोर्ड सुधार की, तो ये जो है 1919 में जो है हुआ है। तो यहाँ से आपने देखा दोस्तों, पहले आपका 1909 आएगा यानी कि पहला नंबर आएगा। फिर इसके बाद आपका दूसरे में जो है माउंट चेम्सफोर्ड सुधार आया था यानी कि चौथा वाला, तो चौथा आएगा। फिर इसके बाद आपका 1919 के बाद 1942 आएगा यानी कि दूसरा वाला क्रिप्स मिशन हो जाएगा। फिर इसके बाद आपका तीसरा वाला हो जाएगा। तो आपने देखा इसका व्यवस्थित रूप पहला, चौथा, दूसरा और तीसरा हो जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, संस्था और संस्थापकों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है। तो इन चारों में से भैया आपको बताना है कि कौन सा जो है
संस्थापकों से जो है सम्मिलित नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इंडियन एसोसिएशन NM जोशी, यही आपका गलत दिया हुआ है। जबकि इंडियन एसोसिएशन की जो है आनंद मोहन और सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा इसकी स्थापना की गई है। तो ये भी साथ में याद रखिएगा। तो यही आपका ऑप्शन नंबर डी गलत दिया हुआ था। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है माउंटेन चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट। तो माउंटेन चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट कब आई थी? अभी थोड़ी देर पहले ही हमने डिस्कस किया है, तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं आप लोग। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1919 के आधार पर बनी थी ये रिपोर्ट। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का विभाजन बाल्कन प्लान उपज था। तो बताइए भाई राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ से ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। लॉर्ड माउंटेन के मस्तिष्क का जो है ये प्लान था। तो ठीक है दोस्तों, देख लेते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कह रहा है स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। तो स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष JP कृपलानी साहब थे। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कह रहा है नंदा देवी चोटी। तो नंदा देवी चोटी कहाँ पर है? तो यह जो है कुमायूं हिमालय का एक प्रकार का भाग है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। और अगर बात करें दोस्तों नंदा देवी की ऊंचाई की, तो इसकी ऊंचाई लगभग 7,817 मीटर के करीब है। तो ये भी याद रखिएगा। और यह कुमायूं हिमालय का एक भाग है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है रावी नदी पर जो योजना क्रियान्वयन की गई उसे क्या कहते हैं? रावी नदी पर भैया थीन बांध योजना कहते हैं उसे। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। तो याद रखिएगा दोस्तों। अगर अदर ऑप्शनों की बात करें टिहरी बांध योजना की, तो टिहरी बांध योजना भागीरथी नदी पर बनी हुई है। और टिहरी बांध जो है भारत का सबसे ऊंचा बांध भी माना जाता है। अगर बात करें पोंग बांध योजना की, तो पोंग बांध योजना ये आपका सतलज नदी पर बना हुआ है। और बात करें माही बांध की, तो यह आपका माही नदी पर बना हुआ है। तो ये सारे के सारे फैक्ट याद रखिएगा। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन कह रहा है सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट की सहायता से प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चुनाव करिए। तो एक तरफ सूची फर्स्ट है, एक तरफ सूची सेकंड है। तो सूची फर्स्ट में वायुमंडलीय परत दिया है और सूची सेकंड में उसकी क्रियाएं दिया है। तो पहला कह रहा है क्षोभ मंडल। तो क्षोभ मंडल में भैया सामान्य तापपतन दर होता है। तो ये पहले का चौथे से। फिर है समताप मंडल। तो समताप मंडल का आपका संबंध वायु की क्षैतिज धारा प्रवाह से हो जाएगा। तो बी का तीसरे से। फिर है ओजोन मंडल। तो ओजोन मंडल का संबंध भैया पराबैंगनी किरणों का अवशोषण से हो जाएगा, यानी कि सी का दूसरे से। फिर है आयनन मंडल। तो इसका जो है विद्युत चुंबकीय किरणों का परावर्तन से हो जाएगा। तो आपने देखा ए का चौथे से, बी का तीसरे से, सी का दूसरे से और डी का पहले से मिलान हो जाएगा। तो कूट के माध्यम से देखेंगे राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ से दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, जिसमें ए को चौथे से, बी को तीसरे से, सी को दूसरे से और डी को पहले से मिलान कराया था। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है यमुना नदी के किनारे बसा है। तो भैया आप सभी को पता होगा कि यमुना नदी के किनारे कौन सा शहर बसा है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आगरा शहर जो है यमुना नदी के किनारे बसा है। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है देश की निम्नलिखित प्रमुख नदियों एवं उनके उद्गम स्थलों के सही जोड़े बनाइए। तो एक तरफ आपका सूची फर्स्ट में नदियाँ दिया हुआ है और सूची सेकंड में उनका उद्गम स्थल दिया हुआ है। तो पहला कह रहा है सतलज नदी। तो सतलज नदी भैया आपके राकसताल से निकलती है। तो ए का तीसरे से। फिर कह रहा है बी नंबर झेलम नदी। तो झेलम नदी भैया शेषनाग झील से निकलती है। फिर है अगला कावेरी नदी। तो कावेरी नदी जो है आपका ब्रह्मगिरी से निकलती है।
फिर है अगला नर्मदा नदी, तो ये आपकी अमरकंटक से निकलती है, तो इस प्रकार से इसका मिलान हो जाएगा। तो कोड के माध्यम से आपको दिख रहा होगा कि ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, जिसमें ए को तीसरे से और बी को चौथे से, सी को पहले से और डी को दूसरे से मिलान कराया है। तो ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, जो कि 16 नंबर का क्वेश्चन है, कह रहा है कृषि उत्पादों की आपूर्ति प्रायः, तो कृषि उत्पादों की आपूर्ति प्रायः बेलोचदार से होती है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन कह रहा है नीली क्रांति किससे संबंधित है, तो नीली क्रांति आपका भैया मत्स्य उद्योग से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि नीली क्रांति मछली पालन से संबंधित है। और बात करें दोस्तों, भारत में पश्चिम बंगाल राज्य में सबसे ज़्यादा अधिक मछली पालन का कार्य होता है। अगर अदर ऑप्शनों की बात करें कृषि, तो कृषि से जो है हरित क्रांति का संबंध है, और सिंचाई की अगर बात करें तो सिंचाई से जो है अमृत क्रांति का संबंध है, और पीली क्रांति की अगर बात करें, साथ ही बता दें पीली क्रांति जो है तिलहन और दलहन से संबंधित है। तो ये सारे के सारे फैक्ट याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का सबसे बड़ा रिफाइनरी कहाँ स्थित है, तो बताइए भैया इन चारों में से आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा। पारादीप में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का सबसे बड़ा रिफाइनरी स्थित है। अगर बात करें दोस्तों इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की स्थापना की, तो इसकी स्थापना 1964 में जो है की गई थी। और बात करें साथ ही डिगबोई की, तो डिगबोई जो है सर्वप्रथम तेल आधुनिक तरीके से यहाँ पर निकाला गया था। तो ठीक है दोस्तों, इन सारे के सारे फैक्टों को याद रखिएगा, जो कि एग्जाम के लिए उपयोगी हो सकते हैं। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी फसल खरीफ की नहीं है, तो आपका मसूर जो है यही आपकी खरीफ की फसल नहीं है, और बाकी की धान, मक्का, मूंगफली ये सारी की सारी आपकी खरीफ की फसलें हैं, जबकि मसूर आपकी खरीफ की फसल नहीं है। तो ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा पहला देशव्यापी आर्थिक सर्वेक्षण कब कराया गया था, तो यह आपका 1951 में कराया गया था, तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। और अगर बात करें केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की जो है, तो इसका मुख्य कार्य जो है राष्ट्रीय आय की गणना करना होता है, तो ये भी याद रखिएगा। चलिए देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन कह रहा है वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में किस राज्य में बालक बालिका अनुपात सबसे कम है, तो यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा हरियाणा राज्य में बालक बालिका अनुपात सबसे कम है। अगर बात करें दोस्तों हरियाणा राज्य में लिंगानुपात की, तो यहाँ पर लिंगानुपात 879 के करीब है, तो ये भी याद रखिएगा। चलिए देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत की पार्लियामेंट का उद्घाटन किस सन में हुआ था, तो भारत के पार्लियामेंट का उद्घाटन 1927 ईस्वी में किया गया था, तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है, तो बताइए भाई यहाँ से राइट आंसर इन चारों में से कौन सा हो जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा। लोक चुनावों में मतदान करना यही आपका मूल कर्तव्य नहीं है, तो याद रखिएगा दोस्तों। साथ ही बता दें मूल कर्तव्य को सोवियत संघ अर्थात रूस के संविधान से लिया गया है, और पहले जो है मूल संविधान का भाग ये आपका मूल कर्तव्य नहीं था, परंतु सरदार स्वर्ण सिंह समिति 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा इसको जो है जोड़ा गया था मूल कर्तव्य को, तो ये भी साथ में याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है धन विधेयक भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है, तो धन विधेयक को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 में परिभाषित किया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। और बात करें धन विधेयक केवल लोकसभा में तथा राष्ट्रपति की सहमति पर ही प्रस्तावित किया जा सकता है,
तथा इसे लोकसभा अध्यक्ष का अंतिम निर्णायक मान्य होगा। तो ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन एक राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए निर्देशित करता है? तो अनुच्छेद 40 जो है राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देशित करता है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन और रोग के निम्नलिखित युग्मों में कौन से सही सम्मिलित हैं? तो यहाँ से आपको बताने हैं कि कौन सा जो है सम्मिलित है। तो पहला कह रहा है विटामिन ए रिकेट्स, ये आपका गलत दिया हुआ है। विटामिन ए से रिकेट्स नहीं, रतौंधी रोग होता है। अगला कह रहा है विटामिन B1 बेरी, ये आपका सही दिया है। विटामिन सी स्कर्वी, ये भी आपका सही है। तो आपने देखा दूसरा और तीसरा राइट है, तो कोड के माध्यम से देखेंगे राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, जिसमें दूसरा और तीसरा दिया हुआ है। तो ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा विटामिन ए से आपका रतौंधी रोग होता है, ये भी याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कह रहा है इको मार्क किसी उत्पाद पर दिए गए इस प्रमाणन का चिन्ह होता है कि वह उत्पाद, तो वह उत्पाद भैया ऑप्शन नंबर बी पर्यावरण दृष्टि से अनुकूल है, यही आपका राइट हो जाएगा। अगर बात करें दोस्तों इको मार्ट की, तो ये जो है आपका इको मार्ट 1992 से दिया जाता है। इसका चिन्ह मिट्टी के घड़े की आकृति होती है। और साथ ही आपको बता दें कि ISI आपका जो ISI लोगो लगा होता है सामानों में, आप देखते होंगे। तो इस मार्क को जो है 1995 से औद्योगिक उत्पादों के लिए दिया जाता है, जबकि इको मार्क का जो है 1992 से और ISI का आपका 1995 से दिया जाता है। तो ये दोनों के दोनों फैक्ट याद रखिएगा। इस प्रश्न का आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, पर्यावरण दृष्टि से अनुकूल है। तो ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि 28 नंबर का क्वेश्चन है। कह रहा है कच्चे आम सिकुड़ जाते हैं जब लवण जल में उनका अचार बनाया जाता है, यह परिघटना किससे संबंधित है? तो यह परिघटना दोस्तों आपका परासरण से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, तो याद रखिएगा। और बात करें सबसे अधिक क्रियाशील धातु की, तो सबसे अधिक क्रियाशील धातु पोटेशियम होती है तथा सबसे कम क्रियाशील सोना होता है। तो ये भी साथ में याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित धातुओं को उनकी अभिक्रियाशीलता के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, यही आपके राइट आंसर हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रतिजन एक ऐसा पदार्थ है जो, तो चारों में से आप बता सकते हैं प्रतिजन कैसा पदार्थ है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रतिरक्षी के निर्माण को बढ़ावा देता है। ठीक है दोस्तों, अगर बात करें दोस्तों प्रतिजन की, तो प्रतिजन RBC में पाया जाता है और यह एक प्रकार का प्रोटीन होती है। प्रतिजन की संख्या 2 होती है, कैपिटल A और B, यह 2 प्रकार की होती हैं। तो ये भी याद रखिएगा, प्रतिजन 2 होती हैं, कैपिटल A और कैपिटल B। ठीक है दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, प्रतिरक्षी के निर्माण को बढ़ावा देता है प्रतिजन, यही आपका राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है ढाक के वही 3 पात होना मुहावरे का अर्थ है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, सदा एक सा रहना, यही इस मुहावरे का सही अर्थ बता रहा है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आंदोलन शब्द का समानार्थ शब्द चुनिए। तो बताइए भैया आंदोलन शब्द का जो है समानार्थी शब्द कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अभियान, यही आपका आंदोलन शब्द का समानार्थी शब्द है। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है अल्पज्ञ शब्द का सटीक विलोम शब्द का चयन करें। तो अल्पज्ञ का सही विलोम शब्द सर्वज्ञ हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दुख ही जीवन की कथा रही,
क्या कहूँ आज जो नहीं कही, ये पंक्तियाँ सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की किस कविता में हैं? तो ये आपकी सूर्यकांत त्रिपाठी की जो है सरोज स्मृति की पंक्तियाँ हैं। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ से राइट हो जाएगा। और दोस्तों इन पंक्तियों में आपका करुण रस जो है ये भी याद रखिएगा, और यह सूर्यकांत त्रिपाठी जी के सरोज स्मृति कविता से ली गई हैं। तो ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा संपादित पत्रिका है। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा सरस्वती पत्रिका का संपादन उन्होंने किया था। और बात करें दोस्तों इस पत्रिका का संपादन महावीर जी के द्वारा 1903 से 1920 तक जो है इसका संपादन लगातार किया गया था। तो ये भी याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ से आपके दोस्तों करंट अफेयर्स के कुछ क्वेश्चंस हैं। इस वीडियो में हम केवल जीके, जीएस, करंट अफेयर तथा हिंदी के क्वेश्चनों पर ही डिस्कस करेंगे। तो आपके क्वेश्चनों के नंबर्स इधर उधर सीरियल इधर उधर हो सकते हैं। क्वेश्चन कह रहा है फीफा विश्व कप 2026 की मेज़बानी का अधिकार किस देश ने जीता है? तो इन चारों में से अगर बात करें दोस्तों अमेरिका, मॉस्को, कनाडा, ये तीनों के तीनों जो है आपके फीफा विश्व कप 2026 की मेज़बानी का अधिकार इन्हें प्राप्त है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, करेक्ट हो जाएगा। और साथ ही आपको बता दें वर्ष 2022 में कतर में आयोजित फीफा वर्ल्ड कप अर्जेंटीना के द्वारा जो है जीता गया था। तो ये भी याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है बीबीसी इंडियन स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार 2022 किसने जीता है? तो यह आपका मीराबाई चानू के द्वारा जीता गया है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। और बता दें यह पुरस्कार लगातार 2 बार जीतने वाली पहली एथलीट मीराबाई चानू बन गई हैं। तो याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है एज गुड एज माय वर्ड नामक पुस्तक के लेखक हैं। तो भैया एज गुड एज माय वर्ड के लेखक M.K. चंद्रशेखर हैं। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है माई लाइफ एज ए कामरेड पुस्तक किसकी आत्मकथा है? तो यह आपका के शैलजा की आत्मकथा है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा। आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। कह रहा है फरवरी 2023 में साइक्लोन ग्रेबियल ने किस देश को प्रभावित किया है? तो यह भैया आपका न्यूजीलैंड को प्रभावित किया है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। और बात करें दोस्तों साइक्लोन ग्रेबियल की, तो यह एक प्रकार का चक्रवात है जिसके चलते न्यूजीलैंड ने अपने देश में वर्ष 2023 में कब भैया 2023 में जो है राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की है। तो साथ याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस के अवसर पर टिकाली गांव हरियाणा में किसने आरावली ग्रीन वॉल परियोजना का शुभारंभ किया है? तो यह भैया आपका भूपेंद्र यादव के द्वारा जो है शुरुआत की गई है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। तो याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ जो कि 57 नंबर का है। कह रहा है किस वर्ष तक पूरे भारत को डॉपलर वेदर रडार नेटवर्क से जोड़ने की घोषणा की गई है? तो 2025 तक जो है पूरे भारत को डॉपलर वेदर रडार नेटवर्क से जोड़ने की बात की गई है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। और बात करें दोस्तों भारत का पहला वेदर रडार वर्ष 2005 में जो है चेन्नई में लगाया गया था। और यह रडार 400 किलोमीटर तक के क्षेत्र में होने वाली सभी मौसमी बदलाव की जानकारी देता है। तो ये भी याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनवरी 2023 में रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और CEO कौन बने हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अनिल कुमार लाहोटी। यही आपके वर्ष 2023 में रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और CEO के रूप में जो है बने हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है विश्व महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 में
75 किलोग्राम वर्ग में किसने स्वर्ण पदक जीता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लवलीना बोर्गोहेन के द्वारा जो है स्वर्ण पदक जीता गया है, तो याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुंडई फिल्म फेयर पुरस्कारों में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार जीता है? तो राइट आंसर हो जाएगा गंगूबाई काठियावाड़ी, यही आपका जो है सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार जो है जीता है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में कौन उत्तर प्रदेश में नहीं है? तो इन सब चारों में से भैया आपको बताना है कि कौन सा जो है आपका उत्तर प्रदेश में नहीं स्थित है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, नेशनल जियोफिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, यह आपका उत्तर प्रदेश में नहीं स्थित है, यह आपका पुणे में स्थित है, तो ये भी याद रखिएगा। और बाकी के सारे सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, नेशनल बोटेनिकल गार्डन, बकरी अनुसंधान, ये तीनों के तीनों आपके उत्तर प्रदेश में स्थित हैं, जबकि नेशनल जियोफिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट यह आपका उत्तर प्रदेश में नहीं बल्कि पुणे में स्थित है। तो ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, शब्द टी किस खेल से जुड़ा हुआ है? तो यह आपका गोल्फ से जुड़ा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है, भारत में प्रत्येक वर्ष 28 फरवरी राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन क्या हुआ था भाई, बताइए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1928 में सीवी रमन ने वह खोज की थी जिसे बाद में रमन प्रभाव कहा गया है, तो ये भी याद रखिएगा। और रमन प्रभाव फोटॉन कणों को लचीले विवरण को बताता है, तो ये भी याद रखिएगा दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कह रहा है जो कि 64 नंबर का है, इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक हैं। तो इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक जो है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद द्वारा लिखी गई है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कह रहा है, शंभू महाराज संबंधित हैं। तो शंभू महाराज भैया किससे संबंधित हैं? इन चारों में से आप फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। तो भैया शंभू महाराज लखनऊ घराने के शास्त्रीय नृत्य कथक के नर्तक के रूप में जाने जाते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शास्त्रीय नृत्य के रूप में जो है शंभू महाराज जाने जाते हैं और यह लखनऊ घराने से संबंधित हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है, भारत में साहित्य के क्षेत्र में श्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार प्रदान किया जाता है? तो भारत में साहित्य के क्षेत्र में आपका भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुगम संगीत गायन शैली हेरी एक श्रृंगारिक रचना है, तो यह आपका जो है ब्रज क्षेत्र से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। कह रहा है, संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP 28वां कहाँ आयोजित किया गया है? तो यह आपका अबू धाबी में वर्ष 2023 में 28वां संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन संपन्न किया गया है। और बात करें दोस्तों, अगर आपसे 29वां पूछे तो 29वां जो है ऑस्ट्रेलिया में किया जाएगा, तो ये भी याद रखिएगा। तो ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पाइस बोर्ड ऑफ इंडिया किस केंद्रीय मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो यह आपका जो है वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के जो है अंतर्गत आता है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। और बात करें दोस्तों, स्पाइस बोर्ड ऑफ इंडिया मसालों से संबंधित है। इसकी स्थापना 1987 में की गई थी और यह केरल के कोच्चिन में इसका मुख्यालय स्थित है, तो ये भी याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, संयुक्त राष्ट्र की नवीनतम सरकारी भाषा है। तो संयुक्त राष्ट्र की नवीनतम सरकारी भाषा अरबी है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से राइट हो जाएगा। इसकी अरबी भाषा है, तो याद रखिएगा। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही।
वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे भी सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलेंगे एक नए सेशन के साथ। अगर आपकी कोई भी प्रश्न है या कोई डाउट है आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, हम आप सभी के कमेंटों को रिसीव करते हैं। तो ठीक है दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय, टेक केयर।